आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। दीपावली के बाद दिए और तेल पर सियासत के बीच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया चैप्टर जुड़ गया है, राजनीतिक इस्लाम। आरएसएस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल हलाल पर बैन का जिक्र करते हुए एक नए सियासी बवाल के तार छेड़ दिए, बल्कि राजनीतिक इस्लाम पर चर्चा भी की। सीएम योगी ने दावा किया कि लोगों को हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके पैसे से धर्मांतरण और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासी डिक्शनरी में राजनीतिक इस्लाम को जोड़ते हुए कहा कि राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर ने किया, और इसके खिलाफ अतीत में हमारे पूर्वजों ने, शिवाजी से लेकर राणा प्रताप और सांगा जैसे वीर योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी। लेकिन वर्तमान में ये डेमोग्राफी को बदलने और राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करने की मंशा से काम कर रहा है। वहीं राजनीतिक इस्लाम पर योगी के वार के बाद सियासत गर्मा गई, जहां समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी को न केवल इतिहास पढ़ने की नसीहत दे दी, बल्कि राम मंदिर के निर्माण में घोटाले का दावा करते हुए सरकार को घेर लिया। मौलाना शहाबुद्दीन भी सामने आए। उन्होंने धर्म के नाम पर व्यापार को तो स्वीकार किया, लेकिन इस बात को सिरे से नकार दिया कि हलाल का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है। हलाल और राजनीतिक इस्लाम पर छिड़ी सियासी जंग, किसके दावों में है कितना दम, किसे नहीं पसंद राम और कृष्ण, और कौन है कंस और दुर्योधन। सनातन विरोधियों को योगी का मंत्र, हलाल सर्टिफिकेशन का क्या है आतंकी कनेक्शन, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान। हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा छाया रहा है, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तकरीर के बाद में एक नए सिरे से शुरुआत हो गई। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं, बस वही सही है, दुरुस्त है, और उसी के जरिए हलाल हो सकता है। और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा, वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समय निकाल करके इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून लगा है, सबका पसीना लगा है। आप इस्लामिक राजनीति की बात कर रहे हैं, आप धर्म को सबसे पहले आगे ले आते हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की? भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला किसने किया? आप धर्म के आड़ पर उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण कौन छीन रहा है, कौन उनका हक खा रहा है? तो उसका एक ही नाम है, योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए इतिहास जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि राणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। तो आपको आधा अधूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपके पुरखों का इतिहास बहुत खराब है, आरएसएस के लोगों का इतिहास बहुत खराब है। आप लोग न कभी देश के लिए लड़े हैं, न कभी देश के लिए लड़ेंगे। तो देखिए, जहां बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद, वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि हलाल के नाम पर फूटी कौड़ी भी
कोई ना दे हलाल सर्टिफिकेशन, जिसको लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राजनीतिक इस्लाम की भी बात की। हलाल के पैसे से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसको लेकर सियासत जो है वो गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक इस्लाम की कोई चर्चा नहीं करता है देश में, और राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर ने किया। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इशारा धर्मांतरण को लेकर था, लफ्ज़ जिहाद को लेकर था। सनातन पर राजनीतिक इस्लाम ने कुठाराघात किया, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और उसके बाद से लगातार विपक्ष भी हमलावर है। राष्ट्रमाता के टुकड़े करना चाहता है राजनीतिक इस्लाम, ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आरएसएस के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाहिर तौर पर घेरा है एक बार फिर से। और हलाल जिस पर घमासान है वो किन आवश्यकता वाले उत्पादों पर लगता है, इसकी भी जानकारी आपको दे दें। फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर ये हलाल लगता है। रसायन और औद्योगिक उत्पादों पर सर्टिफिकेशन लगता है। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब देखिए ये होता है वो उत्पाद जो मुस्लिम कानून के, इस्लाम के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जिनमें कोई भी हराम की वस्तु जो है वो शामिल नहीं है, जिसको इस्लाम में हराम माना जाता है। इनमें चाहे मदिरा की बात करें, चाहे हम सुअर के मांस की बात करें, चाहे खून की बात करें, वो सभी चीजें जो इस्लाम में पाबंदी लगी है जिन पर। और अब देखिए हलाल पर जो घमासान छिड़ा है उसकी टाइमलाइन भी आपको बता दें। 17 नवंबर 2023 को एक एफआईआर दर्ज होती है लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कंपनीज पर, और इसके बाद 19 नवंबर 2023 को योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट बैन कर दिया। हालांकि आपको साथ ही साथ बताते चले कि निर्यात को इसमें छूट दी गई। निर्यात के लिए हलाल प्रमाणित उत्पादों पर कोई रोक नहीं है। 19 नवंबर को ये 2023 में ये बैन लगाया था सरकार ने। 2023 से ही ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है इसको लेकर विवाद जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने इस हलाल पर एक बार फिर से घमासान क्रिएट कर दिया है। इस्लामी कानून के मुताबिक ये प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया जाता है। सुअर का मांस, अल्कोहल जैसी हराम सामग्री का ना होना ये गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो वो प्रोडक्ट खा रहे हैं या जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हों, चाहे वो एडेबल्स हों जिनको हम खाते हैं, उनमें सुअर का मांस और अल्कोहल जैसी जो हराम सामग्री है जिन्हें माफ कीजिएगा इस्लाम धर्म में प्रतिबंधित किया गया है, इस्लामी कानून के मुताबिक जो चीज़ें नहीं हैं उनका इस्तेमाल ना होना ये सुनिश्चित करता है हलाल का टैग, जिस पर उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। अमेरिका जैसे देशों में भी ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए एक तरफ जहां दीपावली के बाद दिए और तेल को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के एक बयान से, इस बयान से एक नई सियासी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई है राजनीतिक इस्लाम की, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करते हुए न सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों को घेरा है बल्कि एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है, ये साफ संदेश दे दिया है कि लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद लगातार जो सियासत है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। जहां एक और समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतिहास के पन्ने पलटने की सलाह दे दी, इतिहास पढ़ने की सलाह दे दी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी इतिहास नहीं जानती हैं, इतिहास में उनका कोई योगदान नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी सामने आए, उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि हालांकि धर्म के नाम पर कारोबार किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ करा दें अपने खास मेहमानों से आपका। बीजेपी से हमारे साथ मुकेश मिश्रा जी मौजूद हैं स्टूडियो में, कांग्रेस से रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वेद प्रकाश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, शरद शरण सिंह जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले और शुरुआत मुकेश मिश्रा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया, सबसे पहले तो इस बयान के मायने क्या हैं? क्या है ये राजनीतिक इस्लाम और क्या है ये हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन आखिर क्यों है?
क्या आपत्ति है? नमस्कार सबसे पहले प्राइम टीवी के दर्शकों को समस्त त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि आज बयान आया है योगी जी का हलाल चीज़ों पे, तो इसके लिए जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जो भी वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं, उनके लिए संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, ना कि कोई धार्मिक संस्था ऐसी होती है जो किसी तरह का बैन लगाए। जैसा कि इस्लामिक इतिहास मैंने पढ़ा है, मेरे अनुसार ये एक कबीले का संविधान रहा है, हमेशा कबीले की पद्धति पे चला है। यहाँ बल और संख्या को ही जोर देकर संविधान बनाया गया था। तो जो आज ये हलाला पद्धति है कि इस तरह की चीज़ें बैन हैं और उस तरह की चीज़ें, तो इसके लिए हर देश में एक संवैधानिक कानून होता है जो उसको तय करता है कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, और कानून के अंतर्गत ही रहकर उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई जा रही है और हमारे भारत की सरकार चलाई जा रही है। यहाँ किसी विशेष धर्म, चाहे वो सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, उसको कोई अधिकार नहीं कि किसी वाणिज्यिक गतिविधि में अपना गतिरोधक बने। और इसके खिलाफ जो भी जाएगा, हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और किसी प्रकार की ऐसी धार्मिक गतिविधियां जो किसी भी वाणिज्यिक उसमें ठीक है मुकेश मिश्रा जी, लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन का काम है तो 1974 से चला आ रहा है। पहले मांस पर शुरुआत हुई थी, बाद में बाकी प्रोडक्ट्स पर इसकी शुरुआत हुई हलाल सर्टिफिकेशन देने की। आज आपत्ति क्यों है? देखिए, धीरे धीरे हमारी सरकार जैसे जैसे जिन चीज़ों को जान रही है, उन जैसे 370 या कश्मीर का मुद्दा ख़त्म हुआ, जो भी बड़े मुद्दे, जो हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, उसको ख़त्म किया गया। तो जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हमारे ख़त्म हो गए तो सरकार धीरे स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों पे, जब उसके खिलाफ आपका 2023 में हजरतगंज थाने में रिपोर्ट की गई, जब सरकार के संज्ञान में वो मामला आया, उस पर सरकार के संज्ञान में मामला आने के पश्चात उसको ख़त्म किया गया है। तो जो भी हमारी जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं थी, जितने भी गैर संवैधानिक गतिविधियां हो रही थी, बड़े से बड़े कश्मीर से लेकर आपका अयोध्या तक, सारे मामले सुलझाए गए। पाबंदी लगाई गई, लेकिन फिर निर्यात को बैन क्यों नहीं किया गया? जवाब लूंगी मैं आपका, लेकिन पहले वेद प्रकाश मिश्रा जी, ये जो बयान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामने आया है, किस तरीके से आप सबसे पहले तो इस बयान को देख रहे हैं? क्या ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रहा है बयान, या फिर इसके कुछ अलग सियासी मायने हैं? देखिए अदिति जी, जो बयान आज आया है, इस बयान को हम दो तरीके से, दो दृष्टियों से देख सकते हैं। एक तो ये राजनीति से प्रेरित तो है ही, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए लोग जो है वो राजनीतिक बयानबाजी ही करेंगे, और सत्ता पक्ष से जब कोई इस तरीके का बयान आता है और सत्ता पक्ष के मुखिया से जब कोई बयान आता है तो उसका बहुत मायने होता है। उसी का यह आज जो प्रतिकार हुआ है और यह हो रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, उसकी वजह से है, और इसका राजनीतिक परिदृश्य बहुत स्पष्ट है। अब हमारे यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दो भागों में विभाजित हो गई हैं। एक तो इस्लाम परस्त और एक सनातन परस्त। तो इस तरीके से जो बयानबाजी आई है और जो परिणाम इसके पहले देखे गए हैं, चाहे वो झांगुर का हो या बरेली का दंगा हो या और कहीं की गतिविधियां हो, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को इस ओर प्रेरित करती हैं ये सब घटनाएं, इस तरीके का बयान देने के लिए। बाकी जो सियासी दल हैं वो उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि विपक्ष का ये राजनीतिक दायित्व बनता है कि सरकार का अगर कोई बयान आया है तो उसका वो प्रतिशोध करें, उसके बारे में बयान जारी करें। लेकिन जो राजनीतिक बयान आज योगी जी का आया है, इस बयान में ये बयान पूर्ववत है, ये कोई आज नया बयान नहीं आया है। इसके पहले जितने बयान आए हैं वो सब इसी से रिलेटेड हैं। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान जो है देते रहे हैं और विपक्ष हमलावर भी होता रहा है, लेकिन इस बार दीपावली के बाद खासतौर से जो नया सियासी चैप्टर जोड़ दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिकल इस्लाम का, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? शरद जी आपका। अदिति जी, आपको, आपके साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा जय। आपकी वॉइस थोड़ी एको आ रही है, अगर कुछ करेक्शन हो सकता है प्लीज तो देखिएगा जी। शरद देखिए, जी, ऐसा है, अभी आपने अपने प्रस्तावना में बताया कि नवंबर 2023 में आइटम्स पे हलाला की स्टैंपिंग जो है बैन कर दी गई थी उत्तर प्रदेश में सरकारी निर्देश के तहत। तो ये 2 साल पुराना मुद्दा है और इसमें कुछ नई कोई हरकत हुई नहीं। दूसरी बात वो झांगुर की किस्से की है, मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है तो लगभग 6-8 महीने पहले का मसला है, और इसमें बहुत से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पुलिस के संलिप्त पाए गए थे।
9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार और आदित्यनाथ जी के क्षेत्र का ये मसला है, और पुलिस वाले उसके साथ शामिल रहे, उसका पैसा खाते रहे। तो सवाल तो आदित्यनाथ जी से होना चाहिए कि उनके राज में ये सब हो रहा है, वो कर क्या रहे हैं, सो रहे हैं क्या? और हलाला वाला मसला तो 2 साल पहले खत्म हो गया है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब दुकान में, गली मोहल्ले में परचून की दुकान बंद होती है, ताला लग जाता है, ग्राहक आने बंद हो जाते हैं, तो उसमें फिर लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कुछ लोग गांजा, कुछ लोग चोरी की शराब, ये सब बेचना शुरू करते हैं उस दुकान में, ताकि बाल बच्चों का काम चलता रहे, परिवार चलता रहे। अब जो इनको आएगा वही तो करेंगे ना। 2024 में वो जो धर्म की रथ पे सवार होके आए थे, वो कह रहे थे कि युग परिवर्तन हो रहा है, वो तो नायडू और नीतीश की बैसाखी पे लग गए हैं दिल्ली में। अब वो ठीक है, नायडू जी 1-1.5 महीने बाद आते हैं और पालम एयरपोर्ट से ही उनकी अगवानी मंत्रालय के मंत्री और सेक्रेटरीज करते हैं, और उनके लिए स्पष्ट आदेश है कि जिस मंत्रालय में जाएंगे, जो कागज लेके जाएंगे, जो प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, उसको मंजूरी होगी। और सबसे आखिरी में वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी उसका अप्रूवल दे देते हैं, नायडू जी शाम की फ्लाइट से वापस आ जाते हैं। नायडू जी ने नई राजधानी बनानी है, इनकी बैसाखी का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं। 400 पार आधे बीमार, ये हालत कर दी है दिल्ली की सरकार। ठीक है, रही बात उत्तर प्रदेश की सरकार की, शरद जी, अब जिसने शिक्षा दीक्षा में जो पाया होगा वही तो बताएगा ना। हलाल अब आप ये बताइए, सर्टिफिकेशन जो बैन किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल 2023 में किया, आज एक बार फिर से जिक्र छेड़ दिया है योगी आदित्यनाथ ने, इसीलिए ये सवाल है मेरा आपसे, संतुष्ट हैं आप इस बात से? सवाल, इस पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं? साबुन, सरफ जैसी चीजें जिसपे हलाल सर्टिफिकेशन लगा दिया जा रहा है, कपड़े जैसी चीजें, फूड आइटम्स तो चलिए समझ में आते हैं, एक बार को मान भी लिया जाए कि भाई धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले हो सकती हैं चीजें, मिलावटी हो सकती हैं, लेकिन कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेशन, जूतों पर हलाल सर्टिफिकेशन, साबुन सरफ पर हलाल सर्टिफिकेशन, ये तो गलत है। मैं आपका सवाल समझ गया दीदी। देखिए ऐसा है, यहाँ मसला हलाल के सर्टिफिकेट का नहीं है, यहाँ मसला है कि कैसे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। तो उसके लिए वही पुराना साबुन बार बार कपड़ों पे घिसा जा रहा है, ताकि हिंदू मुस्लिम का डिवीजन हो। और जो लोग लगातार जाति हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पीडीए के नाम से भारतीय जनता पार्टी को 104 डिग्री का बुखार आ जाता है, क्योंकि जातियां कह रही हैं कि सचिवालय और मंत्रालय के सब कुछ विशेष लोगों ने कब्जा कर आपका मानना यह है कि ये जो बयान सामने आया है वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि आपके पीडीए वाली राजनीति से डर गई है योगी सरकार, कांग्रेस नेता? ठीक है, लौटूंगी आपके पास। शरद जी 2-3 लाइन बस ऐड करूंगा। ठीक है, सिर्फ यही कारण नहीं है, इसका एक और कारण है कि इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं। तीसरी बात, इन्होंने विकास के नाम पे कुछ किया नहीं, सिर्फ चोरी, ठगी और लूट की है। 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का झूठ फैलाया, और उसके अलावा जिस तरीके से शहर शहर गली गली दलितों को पीटा जा रहा है, उनसे पेशाब चटवाई जा रही है, उनका सर मूंडा जा रहा है, उन चीजों को छुपाने के लिए, और जो जातिगत शोषण हो रहा है, जो मनु विधान को पुनर्स्थापित करने का सपना देखा जा रहा है, उसके लिए ये सब फैलावा नफरत का किया जा रहा है। इसका समय खत्म हो गया है, ये दौर गया। अभी पीडीए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपना पहला रिएक्शन दीजिए इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। देखिए अदिति जी, किसी योगी का ये बयान नहीं हो सकता, क्योंकि योगी शब्द जो है ऋग्वेद में योग से बना है, और योग होता है एक डिसिप्लिन लाइफ को जीना, एक पद्धति को जीना, आचार और व्यवहार में अपने आप को करना, और योग का मतलब जोड़ना होता है, और ये बयान तोड़ने की बात है। तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह का कोई भी बयान कोई योगी दे, लेकिन ये राजनीति से मुलविस बयान जरूर है। अभी आपने कहा कि ये राष्ट्रमाता के टुकड़े होंगे और आरएसएस के फोरम पे दिया। जिस आरएसएस का जन्म जब द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात थी 25 में, तो ये लोग उसी पार्टी के साथ सरकार बनाए थे जो मुस्लिम लीग थी, और 3 प्रदेशों में, सेंट्रल प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में, और जो इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वित्त मंत्री हुआ करते थे, और 1930 में अलामा इकबाल ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। तो आप बताएं कि ये कहेंगे क्या? दूसरी बात जो बात है कि हलाल जो शब्द है ये अरबी शब्द है, और हलाल का मतलब होता है वैध, पवित्र। तो सबकी अपनी मान्यताएं हैं, जीवन जीने की एक पद्धति है। धर्म का मतलब होता है धार्यत इति धर्म, जिसको हमारी आत्मा धारण करती है, जीवन की पद्धति, उसी को हम धर्म कहते हैं। और एक बात जी बिल्कुल सही आपने कहा कि हलाल का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र, जिससे हमारी आत्मा धारण करे। किसी धर्म में, किसी शब्द में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी दीजिए, ये जो हर एक आइटम पर पहनने वाले
खाने वाले तो चलिए छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए, अगर एक बार को हम मान भी लें कि हो सकता है भाई किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा हो, मिलावटी खाना जो है उसको खाने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हों, सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, लेकिन कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेशन लगा देना, साबुन सरफ जैसी चीजों पर हलाल सर्टिफिकेशन लगा देना, आटे पर जो गेहूं से बनता है उस पर हलाल सर्टिफिकेशन लगा देना, ये इसको गलत मानते हैं आपकी नहीं? देखिए, निश्चित रूप से इसमें धर्म का आड़ लेकर के और व्यापार करने का काम भी होता है, जो कि लोग कर रहे थे। लेकिन आप मानिए कि जब कांवड़ की यात्रा हो रही थी तो केवल एक विश्वास परक में ये कहा गया था कि भाई नाम बताना होगा ताकि पवित्रता सुनिश्चित रहे। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी ये देखा जाता है, जब कभी आप किसी पूजन पाठ में जाते हैं तो देखा जाता है कि लहसुन और प्याज तो नहीं पड़ा है ना। तो उसी तरीके से जब आप किसी पाक चीज़ को खाना चाहते हैं, किसी धर्म विशेष के लोग, तो उनके साथ अगर ये सर्टिफिकेशन जोड़ा गया है तो इस पे आज आप कहते हैं कि इससे खरीदिए मत। आप बताइए, अगर क्या छांगुर बाबा के पास से कोई सर्टिफिकेशन का प्रोडक्ट निकलता है और आप कह रहे हैं कि ये जा रहा है आतंकवादियों के पास, धर्मांतरण के पास, तो आपकी सरकार 8 साल से है, केंद्र में आप 11.5 साल से हैं, 6 साल और वाजपेयी जी रहे थे, आपको उनके तह तक जाना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था, और आप कह रहे हैं कि सारा का सारा पैसा वहां जा रहा है। आप ये बताएं कि आपने बीफ के एक्सपोर्ट पे नहीं किया, बीफ के एक्सपोर्ट पे नहीं किया, हलाल का सर्टिफिकेट आप वहां जाने देते हैं, और बीफ में इनके ही लोग जो पैसा कमा रहे हैं उनके ऊपर आपने 0% जीएसटी भी लगा दिया, और यहां कहते हैं कि आप जब खरीदेंगे तो ये पैसा जाएगा धर्म परिवर्तन के लिए, पैसा जाएगा आतंकवादियों के लिए। अरे भाई, आपके पास तमाम टूल है, तमाम मैकेनिज्म है, आप पता लगा सकते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां से फ्लो। अब तो डिजिटल का जमाना है और उनपे बिल्कुल कुठहरा प्रहार करिए। लेकिन एक मिनट अदिति जी, 1 मिनट। लेकिन आज जो बिहार का चुनाव है उसमें लेकर के ये कंठस्थ हैं और इसके पुरोधा हैं इसको राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, क्योंकि ये 17.7% जो आबादी है बिहार की, उसमें इन्होंने ना एक व्यक्ति को टिकट दिया, ना तो सैयद शाहनवाज हुसैनी को इन्होंने पार्टी के प्रचार में भी रखा, और अब ये पहले गए थे तो इन्होंने बुर्का शब्द का इस्तेमाल किया। पहले भी तमाम चीजें करते रहे कि कटोगे बटोगे तमाम चीजें, तो ये इसमें महारत इनको हासिल है और बिहार का चुनाव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रवि जी, डर तो नहीं है ना इस बात का कि अगर ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया, तो आपकी तो वैसे भी अपने महागठबंधन में आपसी जो है टकराव जो है, साफ स्थिति दिख रही है, उसकी सीट फॉर्मूला ही अभी कंफर्म नहीं हो पाया अदिति जी, और उसमें योगी आदित्यनाथ का कूद जाना। अदिति जी, आपको बताना चाहें कि जब योगी जी का पूरा जलवा था और 2024 में योगी जी और मोदी जी दोनों आपने अपने जलवा में कहे, तो एनडीए का जो वोट परसेंटेज था आपको पता होगा, केवल 1,47,000 मिला उत्तर प्रदेश में, जहां ये शासन करते हैं इंडिया गठबंधन से। और बिहार में जो जब इनका पूरा जलवा था ना, तो 20 में केवल 11,150 वोट इनकी सरकार थी। डरने की बात ये नहीं है। रवि प्रताप सिंह जी, बड़ी बात यह है कि वोट चोरी होने के बाद भी आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था। ठीक है, लौटूंगी आपके पास रवि जी। मुकेश मिश्रा जी, क्या कहेंगे इस पर? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति जो आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बयान दिया जा रहा है लेकिन मैसेज जो है बिहार की जनता तक भी पहुंच रहा है, ये पोलराइजेशन की राजनीति करके कब तक सत्ता में बने रहेंगे? देखिए, कोई पोलराइजेशन की राजनीति नहीं है, जनता की आवाज है। तो फिर ये तो एक डबल माइंडसेट का काम हो गया ना। एक तरफ आप बीफ पर कोई बैन नहीं लगा रहे हैं एक्सपोर्ट पर, दूसरी तरफ आप हलाल सर्टिफिकेशन के निर्यात पर भी कोई बैन नहीं लगा रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में बैन है। पूरे देश भर में तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक भी रहे हैं, तो बहुत खरीदे भी जा रहे हैं, बेचे भी जा रहे हैं। हर स्टेट के अपने अलग गवर्निंग रूल्स होते हैं, किसी स्टेट में कोई रूल्स होते हैं, गोवा में कुछ। क्या केवल उत्तर प्रदेश में जो हलाल प्रोडक्ट्स जो है क्रिएट किए जा रहे थे, बन रहे थे, मैन्युफैक्चर हो रहे थे, क्या केवल उन्हीं का पैसा जा रहा था आतंकवादी गतिविधियों के लिए? देखिए, धर्मांतरण के लिए? देखिए अदिति जी, डबल इंजन की सरकार है आपकी। अदिति जी, मेरा कहना यह है कि कहीं से भी अच्छे की शुरुआत हो, शुभारंभ हो। आज उत्तर प्रदेश ने अगर इस तरह का बैन लगाया है और शुरुआत की है, तो देखते देखते अन्य राज्यों में भी इसका बैन तो 2023 में लगा दिया जा चुका है, 2 साल हो गए। डबल इंजन की सरकार है आपकी। केंद्र को भी मैसेज मिलना चाहिए था ना कि भाई हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे ये तो धांधली हो रही है, व्यापार किया जा रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आतंकवाद स्टेप जो है, कड़ा स्टेप तो बाकी सरकारों को भी, बाकी राज्य सरकारों को भी उठाना चाहिए था। तो सभी उठाएंगे, अभी धीरे धीरे सभी एक जगह से अगर आवाज उठी है सभी उठाएंगे। और जैसा कि सभी को अवगत है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व पे ही उंगली उठा दी थी। आज जिन्होंने राम के अस्तित्व पे उंगली उठाई, आज वही गंगा में जनेऊ पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरी सरयू लाल करवा दी थी।
और जो भी हमारे जनेश्वर मिश्रा जी थे, उनकी विचारधाराओं का आज जिस तरह से दमन किया जा रहा है सबके समक्ष, कि आज हमारे सनातन त्योहारों पे ही वो नेता उठा रहे हैं, मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। अखिलेश जैसे सिंसियर नेता जो धरती पुत्र के पुत्र हैं और जिन्होंने मतलब जिनके पिता ने ऐसा बयान दे दिया, ऋषियों मुनियों पे लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, उस प्रदेश में बैठ के ऐसे मतलब उनसे मतलब हमें बहुत ही हंसी आती है सुन के कि वो कहते हैं कि दियों को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें क्रिसमस से सबक लेना चाहिए। तो जो अपने सनातन संस्कृति जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं उस धर्म को ही नकार रहे हैं और सैफई के महोत्सव में करोड़ों अरबों खर्च कर रहे हैं, वहाँ नाच गाना देख के कौन सा धर्म का हो रहा था। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व नहीं, उनके पास नेतृत्व ही नहीं, सबसे बड़ी कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है, कोई विचारधारा नहीं उनके पास बची है, एक विचारधारा नहीं बची, जहां जाते हैं वहीं से हार खा के आ जाते हैं, विचार है ही नहीं। सपा अपना मजाक खुद उड़वाती है, उनके पास कोई प्रवक्ता ही नहीं, ऐसा कोई प्रवक्ता ही नहीं सपा के पास है जो बोल सके। देखिए अदिति जी, इनके यहाँ सिर्फ जो है गप्पेबाजी करके इनकी जो कह रहे हैं कि है प्रधानमंत्री मोदी जी जो सब्जबाग दिखाए थे 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, एक भी वो झूठा साबित हुआ। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, C+2 की बात हुई थी, आज किसान खाद के लिए तरस रहा है, खाद खरीद भी नहीं पा रहा है। इन्होंने कहा था कि लखनऊ का जो 100 स्मार्ट सिटी बना दिया, मैं जहां रहता हूं वहां आज तक न टूटी पहुंचा और न वहां आज तक सीवर भी पहुंचा है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, 15 लाख रुपए छोड़िए 15,000 भी नहीं दे पाए। 35 रुपया लीटर ये डीजल पेट्रोल की बात करते थे और आज भी कुल खर्चों के बाद 55 रुपया पड़ता है, वो कुछ नहीं कर पाए। और हमारे नेताओं को इन्होंने कहा कि गंभीर नहीं है, अगर आप लोगों के तमाम करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जो मोदी जी ने कहा कि आलू डालिए सोना निकलेगा, आपकी आईटी सेल ने उसको इनके ऊपर थोप दिया और ये बैठे ये पूरे मेन मीडिया का ये है कि वो चीज उनके ऊपर थोपा गया और वो देश को आज तक अब जाकर के धीरे धीरे पता चल रहा है। हमारे गंभीर नेता ने जिस जीएसटी को कहा कि ये गब्बर सिंह टैक्स है 5 और 18% है, आज आपको जाके पता चला जब 130 लाख करोड़ रुपया आप वसूल लिए और 80 लाख करोड़ रुपया आपने गरीबों से लिया। आपको तब पता चला 3 कानून, जब हमारे नेता ने कहा कि गलत है और देश के साथ आपने माफी मांगा। आप आज केवल छद्म उस आवरण के पीछे छुपा है, आपको देश के साथ माफी मांगना चाहिए कि मैं 9 साल से गलत जीएसटी जो कलेक्ट कर रहा था ये अंग्रेजों का नहीं था और ये मिटाना चाहिए। एक मिनट एक भी अपने नेता जो गंभीर नेता है ये बता दें 11 साल में कि एक भी मोदी जी ने कहा वो हुआ है, और मेरे एक नेता का बयान बता दें 11 साल में बोल के पलटा हो, मैं अपने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दूंगा, बता दें कहां पलटा कहना चाह रहे थे जी शरद जी। देखिए अदिति जी ऐसा है, गंभीर आरोप लग रहे हैं भाई, और अखिलेश यादव का जो बयान आया था दीपावली से पहले क्रिसमस, आपकी आवाज अभी भी एको कर जी, आवाज पहुंच रही है शरद जी? जी आवाज आ रही है, बस एको कर रही, मेरी आवाज मेरे को वापस एको कर। ठीक है, आप शरद जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। अखिलेश यादव का दीपावली से पहले जो बयान आया था, काफी सुर्खियां बटोरी थी अखिलेश यादव ने अपने बयान को लेकर। उन्हें ये माना जाता रहा है कि अखिलेश यादव जो है सनातन विरोधी हैं, जैसा कि योगी सरकार लगातार हमलावर रही भी है अखिलेश यादव के बयानों को लेकर, और इसमें आग का घी डालने का काम उनके इस बयान ने कर दिया कि दीपावली पर दिए तेल में क्यों पैसे खर्च करना है। एक और योगी सरकार है जो कह रही है कि हलाल सर्टिफिकेशन पर मैं ये जानना चाहूंगा कि 142 करोड़ के जनमानस में कि दियों पर खर्च मत करिए। जी बोलिए। जी मैंने आपका सवाल समझ लिया। मेरा सवाल ये है और मेरी जिज्ञासा भी है कि 142 करोड़ के जनमानस में ये सनातन का ठेकेदार है कौन, जो ये सर्टिफिकेट देता है कि कौन सनातनी है कौन गैर सनातनी है, उसका नाम अभी तक किसी ने नहीं मुझे बताया इस पूरे देश में। मैं जानना चाहूंगा कि कौन ठेकेदार, क्योंकि अगर मुझे ठीक से याद है तो जो हमें बचपन से सिखाया गया है, हमने अपने घर परिवार में सीखा है, तो हमारे धर्म में शंकराचार्य सबसे ऊंची पदवी पे होते हैं, जो जितना मैं जानता। और जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उस समय शंकराचार्यों ने क्या बयान दिए थे प्रधानमंत्री जी के लिए, ये पूरा देश जानता है। तो सनातन विरोधी तो खुद नरेंद्र मोदी जी साबित हुए राम मंदिर के उद्घाटन, और शंकराचार्य ने कहा, मैंने नहीं कहा, शंकराचार्यों ने कहा, मैं तो सिर्फ उसको दोहरा रहा। और उन्होंने क्यों कहा है उस भावना को भी समझिए। जब हमारे धर्म के पदों में शंकराचार्य सबसे ऊपर पदासीन है और आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया है, तो उसकी आरती का दिया किसके हाथ में होना चाहिए था? किसी शंकराचार्य के हाथ में होना चाहिए था। और बाहर आके उन्होंने बयान क्या दिया है, युग परिवर्तन हो रहा है आज से, तो दिया ना बयान। उस समय आपने देखा मोहन भागवत जी और आदित्यनाथ जी उनसे 2 कदम पीछे, एक दाहिने हाथ एक बाएं हाथ में थे।
एक बार तो मुझे लगा कि छठे या सातवें शंकराचार्य अब नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। लेकिन जब वो बाहर आए तब मुझे मालूम चला कि वो ब्रह्मा के अवतार हैं। हम्म। उन्होंने बोला है मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, आपने तो अवतरित बहुत हुआ। बड़ी बड़ी पदवी दे दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शरद उन्होंने जी, बोला कि मैं पैदा नहीं हाँ। हुआ हूँ, अवतरित हुआ हूँ। लेकिन ये उन्होंने जो बोला आरोप ना, आपकी तो पार्टी के आप ऊपर ये लगते आए बताइए हैं क्या ये सनातन विरोधी आप होने मुझे के। अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं शरद अभी। जी, ठीक है, प्रश्न ले नहीं, लीजिए मुझे मेरा, अपनी प्रश्न बात तो सुन समाप्त लीजिए, मेरा करने छोटा सा दीजिए, सवाल मुझे है। बात समाप्त करने दीजिए। इनका ये बहुत प्रिय मुद्दा है, उसी पे बात कर लेता हूँ। जब राम वहां पे जो कार सेवकों पे गोली चली थी, तो जो चीफ सेक्रेटरी थे वो इस समय चेयरमैन है मंदिर कमेटी के। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप चाहती कि मैं जी। चुप हो जाऊं। आवाज आ रही है आपकी मेरे पास। तो मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। जी जी, बोलिए। मैंने कहा ये बार बार गोली और सरयू लाल बताते रहते हैं, जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे वो मंदिर की कमेटी के चेयरमैन हैं। 142 करोड़ के जनता में इनको वही एक आदमी मिला राम मंदिर कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए, जो गोली चलवाते पे चीफ सेक्रेटरी था। तो कम से कम ये राम के पीछे कितने दिन छुपेंगे और छुप के कितना बचेंगे, वो 2024 के चुनाव में पता चल गया। वो लंबे से मोदी जी छोटे से राम को लेके मंदिर में जा रहे थे, वो पोस्टर पूरा हिंदुस्तान में छपा है। श्री राम बोलिए। राम से कम 3 गुने लंबे मोदी जी का पोस्टर था। राम हो हमारे गए ना प्रभु हैं, बैसाखी उनको पे? थोड़ा सा आदर से राम लीजिए। श्री राम जी बोलिए। ठीक है, शरण जी। अरे हमको बस राम सिखाइए कोई व्यक्ति ना, नहीं है। ठीक है। राम कोई आपकी व्यक्ति नहीं, राम सवाल आस्था का उठाने पे फैलाव है। शरद जी, नरेंद्र मोदी ने सनातन राम धर्म आस्था का को फैलाव किया। है, राम आस्था है आप- हमारे भारत की। आप श्री नरेंद्र राम मोदी बोलिए। जी ने सनातन का अनादर किया, आप सवाल उठा पाएंगे? ठीक है। आप खुद भाजपा में यहाँ बैठे हुए हैं, शरद बता रहे हैं कि कुछ सनातन शरण जी, समर्थक हैं। क्या समाजवादी जी। पार्टी को सनातन से कोई आपत्ति है? क्या अगले पे अगर कोई आइए, ये बोले कि अगले पे गर्व से आते कहो मैं हिंदू हूँ, नहीं। तो क्या समाजवादी पार्टी मैं को आपका आपत्ति सवाल है इस समझ बात गया से? जी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। क्या सवाल समाजवादी समझ पार्टी गया। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है? शरद जी, मैंने आपका सवाल समझ लिया, मुझे जवाब का समय दीजिए। देखिए, थोड़े दिन पहले ये लोग हिंदू धर्म बोलते थे। जब हमने इनको बताया कि आपने हिंदू धर्म में 4 पायदान बना रखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्रों में कौन कौन आता है और शूद्रों को क्या क्या विशेष अधिकार मनु विधान में दिए या क्या क्या जिम्मेदारियां दी, जब उस पे सवाल पूछने लगे तो पूरा संघ और भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म शब्द इस्तेमाल तक करना बंद कर चुका है। अब ये सनातन शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये शूद्रों का 90% पीडीए के हक और अधिकारियों पे अभी भी जम के बैठे रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि 90% पीडीए इनकी गुलामी करे, इसलिए हिंदू धर्म के सवाल से भाग के ये सनातन पे गिरे। और अभी 6 महीने और रुकिए, इन्हीं के नेता ने बोला है ना कि ये तो बड़ा गलत है, बहुत गलत है जातिवार जनगणना करना लखनऊ में, तो दिल्ली वालों ने बोला जातिवार ठीक है। जनगणना हम करेंगे। इन्हीं से गिनवाएंगे, अभी आप चिंता मत कीजिए। पीडीए की आबादी अपने हक और अधिकार के लिए बहुत जागृत है, जान गई है, ऐसे धार्मिक बाबाओं के चक्कर ठीक में है। नहीं पड़ी। शरण जी, कमाल की बात तो यह है कि एक और सत्ता पक्ष हिंदू मुसलमान करने के आरोप लग रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष है जो पीडीए मतलब राजनीति का अपना स्तर जो है सबका मेंटेन है, किसको किसे साधना है ये सबको मालूम है, हर दल को मालूम है भली भांति। लेकिन विकास के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, रोटी कपड़ा मकान के मुद्दों पर विपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। वेद प्रकाश मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, जो भी चर्चाएं हो रही हैं और जो बयान हैं, उन चर्चाओं में बयानों में भिन्नता है। जो बिंदु मुख्य है कि जो हलाल के सर्टिफिकेट के ऊपर आज मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है वो कितना जस्टिफाई और उसका राजनीतिक परिणाम क्या होने वाला है। अखिलेश जी ने जो दिया बाती जलाने के ऊपर, तेल जलाने के ऊपर बयान दिया है, उसका क्या आगे परिणाम आने वाला है, इस पर हम बात कर रहे हैं आज। आप विचार कीजिए कि अखिलेश जी ने यह बयान दिया है कि साहब आप जो है बिजली से और झालर जला करके दीपावली मना सकते हैं और आप अनावश्यक तेल मत जलाइए। तो सबसे पहले तो उनको अपने पार्टी का मुखिया होने के नाते समाजवादी पार्टी को यह निर्देश देना चाहिए था कि पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कोई भी व्यक्ति दीपक नहीं जलाएगा, सभी लोग झालर जला करके दीपावली मनाएंगे। देश उसमें सहमत होता, प्रदेश उसमें सहमत होता या न होता, ये उन लोगों की बात थी। सारे लोगों के ऊपर ये बयान आप थोप नहीं सकते। आपको वेद प्रकाश मिश्रा जी,
बाकी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने से पहले खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया को उस निर्देश का दिया पालन जलाया। करना हाँ, चाहिए था, मतलब ये है, उनको दिया नहीं बिल्कुल, जलाना बिल्कुल। चाहिए। वो ये कहते हैं ना मैं दीपक जिन्होंने जलाऊंगा मेरी पार्टी और का न सवाल मेरे है, पार्टी मुझे का मौका कोई दीजिएगा। दीपक जलाएगा। उसके बाद अन्य लोग उससे सबक लेते या न लेते ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। क्या दीपक उन्होंने जलाया? क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने दीपक जलाया? ठीक क्या है, दिए जलाए गए? क्या जवाब- तेल का प्रयोग हुआ या नहीं ठीक है। हुआ? और अगर आपने स्वयं वो काम किया है तो इस देश की जनता को आप राजनीतिक परिदृश्य में घेर करके लोगों को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल। आखिर आप कितना इसका तुष्टीकरण की जवाब राजनीति इशारत करेंगे? जी से मैं लूंगी, अरे लेकिन समय पहले दीजिए अदिति जी, ठीक ये है, बोलते ही मौका रहेंगे। दूंगी मैंने इशारत जी, मौका दूंगी आपको, लेकिन पहले दूसरी- मुकेश मिश्रा जी हाँ दूसरी ठीक है, बात complete मैं बात करिए। पूरी कर दूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा प्रोपेगेंडा हूं, फैला रहे अदिति जब- जी, अभी मेरे को अभी- रिटॉर्ट करना ठीक है, है। शरद आई जी, वांट टू बीच में रिप्लाई मत टू हिम, बोलिए। प्लीज गिव मी मौका टाइम। मैं दूंगी ये मैं कह आपको। रहा हूं कि अब एक तो बयान ये हो गया कि उन्होंने उसके ऊपर बयान दे दिया। हलाल को लेकर के पहले से ही सरकार ने अपनी नीति और नियत साफ कर दी है। उसको आज दोहराया गया है, आज से वो लागू नहीं किया गया है, और जो लागू किया गया है वो ठीक किया जा रहा है। वो बयान उनका सही है, होना भी चाहिए। जब सरकार के ऊपर आरोप कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के लोग लगाते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, हम उनके बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन कोई भ्रष्टाचार सामने तो आना चाहिए। कोई भ्रष्टाचार सामने नहीं आता। हमारे कांग्रेस के साथी मिश्रा जी ने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, लेकिन मैं इनसे अपेक्षा रखता हूं, ये नेता विरोधी दल है हमारे, और विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो सेफ्टी वाल है लोकतंत्र का। क्या आप सड़क पे उतरे? क्या आपने सरकार को घेरा? क्या किसानों के बीच आप गए? नहीं गए ना। आप केवल मीडिया में बैठ करके अगर इस तरीके का सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं तो आप बताइए हम जनता का क्या हित है, क्या उससे हमको लाभ मिलने वाला है? तो सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और उसमें इन सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो बयान आता है, उस बयान के ऊपर जो हल्ला मचता है, उसका इनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है। उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही जी मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का अपना सिस्टम तैयार करती है, उसी तरीके के ये लोग बयान करना शुरू कर देते हैं, तो राजनीतिक हानि भी कर रहे हैं और उन बयानों से अपने को संलिप्त यानी कुल भी कर रहे हैं। मिलाकर ये मेरा कहा जा मानना है। सकता है कि विपक्ष अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मार जो रहा है है। वो खुद मार रहा है। खुद अपना ठीक नुकसान है। करते हैं। एक तरफ मुकेश- कहते हैं वोट चोरी हो रही मुकेश है, मिश्रा दूसरी जी। तरफ कह रहे हैं भाजपा का वोट परसेंटेज घट रहा है। तो मुकेश आप मिश्रा ये जी। तय अदिति जी, कर आप लीजिए डिबेट कि खत्म क्या कर हो देंगे, रहा मुझे है। लगता है ये मुझे तो जवाब सुनिए, देने का टाइम दीजिए। तमाम सुनिए आपके सुनिए ऊपर शरद जी को सवालात बहुत खड़े अच्छा हो रहे हैं। आंसर मिलने वाला है। देखिए जी। आदरणीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह जब रेप कांड हुआ था, तब उन्होंने इस तरह के बयान दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। फिर उनके चचा जी शिवपाल जी ने बयान दिया कि नमक के बराबर चोरी करिए, मतलब ये खुले तौर से मीडिया के सामने बयान दिया। आज 84 कोसी परिक्रमा रोकी गई, चलो वो सरयू की नदी की बात कर रहे हैं, चलिए वो सचिव थे जो भी थे, लेकिन उनको आदेश किसने दिया था? मुख्यमंत्री तो सचिव को आदेश देता है, सचिव अपने आप तो कर नहीं देगा जाके, ठीक है वो भी चलिए। आप जितने बयान देख लीजिए, आज जो व्यक्ति अपनी बीवी की रक्षा के लिए, जो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए आगे ना व्यक्ति आया हो, आदरणीय डिम्पल जी के लिए, जो हमारा देश देवी स्वरूप की पूजा करता हो, उसके लिए उनके मुंह से एक बयान ना निकला हो, वो व्यक्ति जिसको बचपन से सिखाया गया हो सफाई में कि बेटा दिया जलाओ रोशनी होगी, वो व्यक्ति आज अपने माँ बाप के आदर्शों और सनातन धर्म के आदर्शों को भूलकर क्रिश्चियन पद्धति को विदेश में पढ़ाई की उन्होंने, अखिलेश जी ने, और आके यहाँ उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमें कैंडल जलानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि बिजली भी कोयले को जला के ही प्राप्त होती है। अगर पढ़ाई की तो सही से करो, कुछ जल के ही बिजली प्राप्त होती है। जब लाखों टन कोयला जलता है तभी बिजली प्राप्त होती है। अगर वो कहना चाहते हैं तो सिंबॉलिक रूप से, फिर अगर जैसे कि हमारे आदरणीय बड़े भाई पत्रकार साहब ने, या कांग्रेस के हमारे भाई बैठे हैं, काफ़ी जानकार हैं, उनको डाटा भी है काफ़ी, लेकिन जिंदगी डाटा से नहीं चलती है, जिंदगी चलती है हमारी पब्लिक। कांग्रेस कह रहे हैं 11 साल से इन्होंने बोला, जैसे तो 70 साल तक क्या हुआ? 70 साल तक वो जीएसटी और 70 साल तक वो गड्ढे और टोंटी और वो सब कहाँ थे? क्यों देश इतना कर्जे में आ गया था, जिसको चुकाते चुकाते सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे हमें। सपा के लोग लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई तो उन्हीं वायदों के साथ आई ना, कि अभी तक जो भी कितने बड़े मुद्दे, कश्मीर का मुद्दा जिसको कोई, कश्मीर का मुद्दा कोई पार्टी छूती, सुनिए, कश्मीर का मुद्दा कोई पार्टी गलती से छूती, एक मिनट अदिति जी, कश्मीर का मुद्दा कोई पार्टी इसलिए नहीं छूती थी कि उसका सियासी नुकसान होगा, लेकिन हमारी पार्टी ने छुआ। राम मुद्दा कोई छूता नहीं था ताकि उसको सियासी नुकसान होगा, लेकिन हमारी पार्टी ने छुआ।
और जो वादे किए आज धीरे धीरे सारे पूरे हो रहे हैं। आज सपा के लोग श्री राम प्रभु जो सभी के प्रभु हैं, और कई ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो उनकी पूजा करते हैं, और आज वो श्री राम जी को राम कह के बुलाते हैं, जैसे राम कोई व्यक्ति हो। सनातन एक विचारधारा है, राम हमारी आस्था है, और राम की पूजा आज हमारे ही देश में ना होकर विभिन्न देशों में की जाती है। ये तो सबकी अपनी अपनी आस्था का विषय है ना, आस्था का विषय है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आराध्य का कोई इस तरह से अपमान करे। मुकेश मिश्रा जी, संविधान को मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है संविधान में कि नहीं? लेकिन हमारे प्रभु का अगर कोई अनादर से नाम लेगा तो ये मुझे आहत करेगा, हमारी भावनाओं को आहत करेगा। मैं आहत हुआ हूं इस बात को। जो वो एक व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं, जो जिस कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकार दिया हो। ये बात मानती हैं आदित्य जी, आप मानती हैं? जिस सपा ने आज राम को व्यक्ति बना दिया हो, इतनी बड़ी विचारधारा। जब हमारे यहाँ दुआ सलाम होती थी, आप जानते होंगे, सैफई गए होंगे शरद जी, तो राम राम भैया, जय श्री राम, सीताराम। हमारे यहाँ आदर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं था हमारे सनातन में। हमारे यहाँ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे, हम लोग प्रभु के नाम से दिन की शुरुआत करते थे। और आज इतने बड़े प्रवक्ता होके आप पार्टी के, और राम जैसे एक व्यक्ति हो कोई एक। मुकेश मिश्रा जी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है अगर आपका जो हृदय है वो इन बातों से भी आहत होता है। बहुत आहत हुआ। प्रदेश में दलितों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, अगर आपका हृदय इस बात से भी आहत होता कि अपराधों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश नंबर 1 आ गया है, इस पर क्यों नहीं आहत? हमारा बुलडोजर हमेशा तैयार है। हमारे बुलडोजर ने बड़े बड़े अतीक अहमद से लेकर और मुख्तार अंसारी से लेकर बड़े बड़े सरगना आज अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। हमारा बुलडोजर हमेशा तैयार है घर गिराने के लिए। प्रभु श्री राम को राम बना दिया। आदित्य जी, ये जो धर्म का साबुन बेचते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 2 मिनट में इन्होंने 5 बार राम बोला है और मुझे 3 बार शरद जी बोला है। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस तरीके की ना प्रोपेगेंडा मत कीजिए, मुद्दों पे बात किया कीजिए। पहले तो मैं वेद प्रकाश जी ये दिया बाती लेके आए हैं, इनको जवाब देना चाहूंगा। अखिलेश जी की उस बैठक में मैं खुद था। ये भारतीय जनता पार्टी का काटा हुआ क्लिप देख के यहाँ मत बैठा कीजिए। आप बहुत वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, पत्रकार हैं, आपका काम सत्ता से सवाल करना है, भाजपा के प्रोपेगेंडा फंसना नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान ये दिया है कि हम दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, हमें दूसरे देशों से भी सीखना चाहिए कि वहां महीनों तक रोशनी होती है, उस तरह का इंतजाम करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि जब समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो कुम्हार समाज से और प्रजापति समाज से हम जितने भी उनके दिए हों, करोड़ों में भी हों, हम सारे खरीदेंगे। तीसरी बात, अभी लगभग 2.5-3 घंटे पहले एक बहुत बड़ा पत्रकार है, उसको अखबार है, उसका उन्होंने वीडियो बना करके लोगों के इंटरव्यू लिए हैं अयोध्या के कुम्हार समाज के, जिसमें उन्होंने बताया कि लखनऊ की कोई कंपनी है, दियों का ठेका उनको दिया गया है। पिछले 8 साल से अयोध्या का कुम्हार समाज जो दिया सप्लाई करता था, इस बार उनसे इस कार्यक्रम के लिए दिए नहीं खरीदे गए हैं। तो जो रात में गुजरात नंबर की गाड़ियां 11-12 बजे लखनऊ में घूमती हैं, इन दियों का भी ठेका उन कंपनियों को दिया है आदित्यनाथ जी ने। अयोध्या के कुम्हारों के दिए ढेरों के ढेर घरों के बाहर पड़े हैं। तो मैं निवेदन करूंगा वेद प्रकाश मिश्रा जी से, थोड़े आप भी चले जाइए और अयोध्या से दियों को खरीद दीजिए। और अभी यहाँ से डिबेट के बाद जरा देख लीजिएगा, वो जो वीडियो पड़ा हुआ है, आपको महसूस होगा कि कैपिटलिज्म इतना बुरी तरीके से हावी हो रखा है कि गरीब गुरबे की दाल रोटी तक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट खा रहे हैं। जो अयोध्या में दिए जलने थे, वो दियों तक का ठेका कंपनियों को दिया गया है। तो कृपया यहाँ पर आप पत्रकार हैं, बतौर विपक्ष ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सब मुद्दों को लेकर आए। इन सब मुद्दों को क्यों नहीं उठाता है विपक्ष जोरों शोरों से, सड़कों पर क्यों नहीं आता है आम आदमी के मुद्दों को लेकर? शरद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे विपक्ष के नेता हैं, आप मुख्य विपक्षी दल हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरे प्रदेश के किसी कंपनी को ठेका दे करके और ऐसा कोई काम कर रही है, तो इस मुद्दे को लेकर के आप सड़क पे उतरे। पूरा का पूरा आपका मसला जो है वो हम लोग उसको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आप आते कहाँ हैं? समस्या तो ये है, आप लोग आते कहाँ हैं? केवल आप बयान देते हैं। दूसरी चीज, किसानों के मुद्दे पर एक भी दिन आप लोग सड़क पे नहीं उतरे। किसान दर-दर की ठोकरें खाता रहा। लखनऊ में क्या हालात हैं, उन हालातों को लेकर के आप कभी सड़क पे नहीं उतरते। केवल बयानबाजी करके उनका दूरीकरण करके राजनीतिक लाभ की दृष्टि से आप काम करते हैं। मिश्रा जी, जनहित के कोई मुद्दे नेता विरोधी दल होने के नाते आप उठाते नहीं, और सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हम तो आपसे अपेक्षा करते हैं हमें भी लगे कि आप ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल पूछने की ताकत रखते हैं।
राजधानी एक लखनऊ में सवाल, ही बीते कल वेद एक प्रकाश दलित जी, के साथ आदित्यनाथ जी से एक सवाल तो अमानवीय पूछ दीजिए घटनाक्रम कम से हुआ। शरद शरण सिंह जी, आपकी पार्टी ने क्यों नहीं उस मुद्दे को उठा लिया जोरों शोरों के किस साथ? मुद्दे को? दलित पर आदित्य जी अत्याचार हो दोहराएंगे गया आप? राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में, बीते कल की घटना है, क्यों नहीं सामने आए आप लोग? अरे पेशाब हम तो- चटवाई अगर गई हम एक दलित समाजवादी युवक को, नहीं लड़ रहे बुजुर्ग थे, आदमी को मंदिर अगर के हम बाहर, इंडिया के लिए नहीं लड़ रहे और हैं, विपक्ष चुप्पी तो क्या साधे ये बैठा हुआ है, जनता हाथ पर पार्टी हाथ वाले धरे बैठा है। अदिति जी, आप उसके कैसी बाद बात कर रहे हैं? आप ये भी कामना करते हैं कि हम सत्ता में आ जाएं, कैसे आएंगे भाई इस तरीके से इनएक्टिव रहेंगे? नहीं, आपका सवाल अगर समाप्त हो गया तो मैं जवाब देना चाहूँ। जवाब जब दीजिए। हम लगातार कह रहे हैं कि जितने भी प्रताड़ित हैं, जितने भी दलित हैं, जितने भी अपमानित हैं, हम उनके संघर्ष के लिए खड़े हैं, और जनमानस ने इंडिया केवल बातों में गठबंधन ही को, खड़े हैं हमको, क्या? कांग्रेस को, केवल गैर बातों में हमें ही, बोलने ही नहीं केवल दे रही अदिति। पीडीए की पाठशाला चलाकर ही भला कर देंगे क्या? ऑल इज वेल कर देंगे? अरे ठीक लोकसभा है, का रवि चुनाव प्रताप सिंह आपके जी, सामने उदाहरण है अदिति अदिति जी जी। देखिए, जनमानस जल्दी ने से। हमें अदिति स्वीकार जी, किया है, अब हमारे तो हाल मुद्दों ये को हो गया स्वीकार है किया है, कि हदें हमारी ये लड़ाई खींच को रखी है स्वीकार हरम किया के है। पासवानों और ने 2027 कि बिन मुजरिम के बने लिए हमारे पैगाम हम मुद्दे पहुंचा स्पष्ट नहीं हैं सकते। कि अभी जितने अभी अपमानित हैं, हमारे दलित भाई हैं, कह रहे थे, प्रताड़ित जो हैं, भाजपा उनके के हक शरद अधिकार जी, के नेता लिए हैं, हम लड़ेंगे। शरद जी चुप हो जाइए। भाजपा के जो नेता हैं कह रहे थे कि राम के अस्तित्व पे हमने वो सवाल उठाया। कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको बताऊं कि ये जजमेंट को पढ़ लें, किसी भी व्यक्ति ने, इवन मुस्लिम संप्रदाय ने भी भाजपा के राम प्रभु के अस्तित्व पे बिल्कुल सवाल नहीं उठाया। आप ये पढ़ लें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम कर्ज लेकर के, और जो ये बहुत दिनों तो करेंगे, आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सब कुछ इस देश में हम बिल्कुल नंगे थे तो 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और मोदी जी ने 189 लाख का करोड़ का कर्ज ले लिया है, और जितना भारत पे कर्ज है उसका 75% केवल 2014 से 25 में मोदी जी ने लिया। और किया क्या उन्होंने? एक भी कंपनी नहीं बनाई, 26 कंपनियों को बेचा, और हमने रेल, बेल, गेल, सेल, रेडियो, IIT, IIM सब बनाया, भाखड़ा नंगल डैम। और सुन लीजिए, जो ये कह रहे थे 2019 में कि 80 करोड़ लोगों को ये अनाज बांट रहे थे और 25 करोड़ों को इन्होंने गरीबी से भी निकाल दिया, आज भी 81 करोड़ को दे रहे हैं। और तीसरी बात, इन्होंने इनको टेप जला दिया जाता है, 70 साल। पहला चुनाव भारत में हुआ था 51-52 के अंदर, और आज 25 से 53 साल हो गए इस देश में। संविधान के बाद चुनाव हुए, 18 चुनाव हुए, और उसमें 11 साल से ज्यादा इनके प्रधानमंत्री मोदी जी रह गए, 6 साल इनके वाजपेयी जी रह गए, 17 साल हो गया, 3 साल, पौने 3 साल मुरारजी देसाई रहे जनता पार्टी के, 20 साल हो गया, और उसके बाद 2 साल बीपी सिंह रहे, 22 साल अगर आप 73 में निकालते हैं तो 50-51 साल इनको टेप चढ़ा दिया जाता है। 70 साल 17 साल न पढ़ के आते हैं न कुछ करके आते हैं। तीसरी बात, इन्होंने भी ये कहा था कि कर्जा ले लिया और तमाम चीजें कर दिया। अरे कम से कम आप झांक के तो देखें अपने गिरवान में कि आप क्या कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि सनातन के ठेकेदार कितने % लोगों का ठेकेदार है? क्या दलित सनातन में नहीं आते? हिंदू धर्म को नहीं मानते? क्या यादवों को नहीं मानते? अगर आप केवल सनातन मानते हैं, फॉरवर्ड जाति को, ब्राह्मण को और क्षत्रिय को, तो 10% है इस देश में, वही सनातन के रखवाले नहीं। और आप जबरदस्ती सनातन के रखवाले बन गए। किसी के ऊपर मध्य प्रदेश में पेशाब करते हैं, काकोरी में किसी को आप वो चटवाते हैं, वहां आपके रायबरेली में कोई बंदा कहता है कि राहुल जी हैं तो कहते हैं बाबा के टीम के लोग हैं। और आप आज देखिए, कल एक व्यक्ति को उठक बैठक लगवाया जा रहा था और पुलिस के सामने लगवाया जा रहा था। तो इनकी जो निरंकुशता है भाजपा की, ये सनातन को भी बदनाम करिए, और सनातन की जो मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम की और सबको लेके चलने की, उस भावना के विपरीत ये लोग काम कर रहे हैं और जबरदस्ती अपने आप को ठेकेदार बने बैठे हैं। और ये इनकी राजनीति को शोभा देता है, और ये न देश के लिए ठीक है न राजनीति के लिए ठीक है। आखिर ये जो सनातन की जो जंग छेड़ी हुई है आपने, और अब राजनीतिक इस्लाम पे एक नया चैप्टर जोड़ दिया है, कब तक ऐसे ही मुद्दों पर अपनी सियासी रोटियां सेकते कुछ है ही नहीं इनके पास रोटी कपड़ा मकान पे बात करने के लिए, तो बात क्या करेंगे? विकास जनता बताते को क्या कराया 10 साल में? गिनाइए ना आप, जरा हम वो भी मुकेश सुनना मिश्रा जी, चाहेंगे। जनता को इस बात की जानकारी दीजिए कि आपने कितना डेवलपमेंट किया है, कितना और एक विकास मिनट किया अदिति है। जी, एक मिनट उसका डेटा बताइए। एक मिनट अदिति जी प्लीज, ठीक है, नहीं, अभी नहीं, एक समय मिनट की कमी है, प्लीज रविकांत एक मिनट। इन्होंने कहा था हमारे अभी सज्जन जी ने कि आरोप, मैं एक आरोप भ्रष्टाचार का लगा रहा हूं। यहां से जो एक एक्सप्रेसवे जाती है जो आजमगढ़ को, वहां से एक एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे, वो बना है 7288 करोड़ रुपए में, और उसका उद्घाटन किया योगी जी ने 20 जून 2025 को, और 80 दिन में 80 जगह से टूट गई है। आप पता लगवा लें, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मैं आपकी चैनल पे कहता हूं कि मैं 800 दिन तक जहानत नहीं मानूंगा, और 80 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर बनाने का खर्चा है, ये मैं आरोप लगा रहा हूं भ्रष्टाचार का। रवि जी, ऐसे चैनल के डिबेट में बैठ कर आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते अरे कहां किए कि मैं आपको पूरे देश के सामने आरोप लगा रहा हूं, आज जांच करा लीजिए। ऐसे दाल नहीं गलेगी ना। 800 दिन तक जमानत नहीं मांगूंगा मैं, अगर ये गलत निकला कह तो। रहा हूं कि जब आप आरोप लगा रहे हैं, आप उसको और साबित आप करिए। मुख्य विपक्षी दल हैं केंद्र में, तो आप जाके संवैधानिक आपके नेता विरोधी दल हैं, उनको बाकायदा सारी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं। आप उत्तर प्रदेश की मानी दानी पार्टी हैं, आपका इतना बड़ा इंडिया गठबंधन है,
आप इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं? आपकी और क्यों आप नहीं आप उजागर करते हैं वोट उनका चोरी का भ्रष्टाचार? इतना बड़ा मुद्दा लेकर के आज वोट ज्ञानेश जी चोरी का करेंगे, लिख मुद्दा करके जब आप दीजिए। बताते हैं और फिर आप ही कहते हैं कि साहब ठीक है। इनका वोटा परसेंटेज घट वो एक स्ट्रेटेजी में है, वो स्ट्रेटेजी में है। दो बातें जब हो नहीं, जाती नहीं, हैं, वो एक तो स्ट्रेटेजी जनता है। गुमराह होती है। देखिए, वो एक- क्या विपक्ष और सुनिए, सरकार सुनिए, दोनों नहीं, मिले नहीं। हुए हैं? ठीक क्या है। केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं? सर अरे आपको मैं एक प्रकाश चीज जी, बताना एक चाहता सवाल हूं, जहां ये आदित्यनाथ जी से देखते भी पूछ हैं लीजिए। कि अगर ज्यादा वोट से कोई जीत रहा है वहां कहते हैं कि और दे दो तो परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन जहां ये 1000, 2000, 4000, 5000 से जीते हैं वहां मैनिपुलेट करके जीते हैं और संख्याओं, क्योंकि इन्होंने ठीक है। दंश रवि भोगा प्रताप एक वोट के लिए वाजपेयी की ठीक सरकार है। की थी, रवि- तो ये केवल उसी पे रवि अपनी प्रताप जोड़ जी, तोड़ करते बिहार हैं। जीत जाइएगा तो मत कहिएगा कि वोट चोरी हुए थे। मुकेश मिश्रा जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए, जैसा कि अभी हमने कल ही परसों में पढ़ रहा था, अमेरिका की इकोनॉमी में कहा गया इंडिया के लिए जो भी जैसे आप जितने पश्चिमी देश हैं वहाँ क्रिसमस मनाया जाता है और एक दो त्यौहार और होते हैं, तो वहाँ का जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो बहुत कम हो पाता है। और कल ही एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें बताया गया कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, फसलें कटने के बाद होती है, जैसे होली आती है या दिवाली आती है, जो भी त्यौहार हैं हमारे वो यहाँ की अपने लोगों की परंपराओं के अनुसार बनाए गए, जिसमें कि जो भी मनी ट्रांसफ़र, जो भी सर्कुलेशन होता है, जितना हमारे सिर्फ ये धनतेरस में आपका मनी सर्कुलेट हो जाती है, उतना बहुत बड़े देशों के पूरे साल के जीडीपी वो खर्चे नहीं होते। बहुत से देशों के उतने खर्चे नहीं होते जितने हमारे त्योहारों पे सर्कुलेशन हो जाता है। तो जिस तरह के बता रहे थे, ये दिए कंपनी को दे दिए गए, तो वो कंपनी भी जब दिए खरीदेगी तो छोटे छोटे दुकानदारों से खरीदती है, ना कि खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। अगर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ये लोग तो पता कर लेंगे, जो कंपनियां भी होती है वो खरीदती लेकिन है। मुकेश जी, बेनिफिट तो हलाल प्रोडक्ट से भी होता है ना। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो भी तो देखिए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला है वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होता है, वो केंद्र सरकार, देखिए वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी इन्हीं के आता है घरानों के वो बड़े-बड़े उत्तर प्रदेश लोगों में का नहीं आता है, वो भेजने केंद्र वाले। सरकार का है। वो धीरे धीरे इशू जो भी है धीरे धीरे सब सॉल्व केंद्र किए सरकार जाएंगे। के का खजाना अगर भरेगा तो लाभ तो उत्तर प्रदेश का भी होगा ना, होगा या नहीं होगा? लाभ उत्तर प्रदेश का होगा, लेकिन उत्तर ये प्रदेश कौन ने सी बैन इकोनॉमी आप हमको समझा रहे हैं? नहीं, इकोनॉमी कोई नहीं समझा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो चीज़ उसकी हुई है उसको बैन किया गया, और ये बिल्कुल सच सार्वभौमिक सत्य है कि जो भी इन चीज़ों से पैसा जाता था वो कश्मीर से लेकर और अन्य जगहों पर आतंकवादी गतिविधियों में ही लगाया जाता था। और आज भी कई ऐसे पकड़े गए हैं केस जिसमें आतंकवादी गतिविधियों में ही वो पैसा लगाया जाता है। केरला से लेकर आपका जो भी लव जिहाद से मामला, जितने भी केरला से लेके चले पूरे देश में, तो उन पैसों का उपयोग सिर्फ भारत को गिराने में लगाया जाता है। जवाब नहीं देंगे विशुद्ध रूप से यानी किसी कुल चीज का। मिलाकर देश में लव जिहाद, धर्मांतरण के अलावा ये कोई सब जवाब देश को नहीं कमजोर देंगे करने इस के वक्त लिए, नहीं बचा ये सब है। हमारे देश इसी की वजह से 20 साल से बुर्के बिहार में लेकर- 94% बुर्के लोगों से के पास लेकर एक टू व्हीलर नहीं है। राजनीतिक ये इनके विकास का आलम है। इस्लाम। ठीक है, आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बड़े बयान देते हुए जहां एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेशन का जिक्र करते हुए ये बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया, क्योंकि इससे आतंकवाद फल फूल रहा था, धर्मांतरण को बढ़ावा मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि एक नया मुद्दा भी छेड़ दिया, राजनीतिक इस्लाम का। देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा आगे और कितना भुनाएगा, गरमाएगा और इसका कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी एनडीए महागठबंधन को बिहार चुनाव में मिल पाएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।